हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी आधुनिक भारत की सीरीज चल रही है और इसमें आज हम पांचवा अध्याय करेंगे। 4 अध्याय हम देख चुके हैं। लास्ट हमने देखा था मराठा साम्राज्य। आज हमारा पांचवा अध्याय है भारत में ब्रिटिश राज का आर्थिक प्रभाव। भारत में ब्रिटिश राज के आर्थिक प्रभाव से का तात्पर्य है कि किस तरीके से अंग्रेजों ने भारतीय संसाधनों का यूज करके ब्रिटिश साम्राज्य को अधिक लाभप्रद बनाने की कोशिश की, या फिर हमारे किस तरीके से संसाधनों का दोहन किया और एक ऐसे कगार पर या ऐसी स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया भारत को कि यहाँ पर अधिकतर लोगों ने जो खेती से जुड़े हुए थे, लगान के डर से, अत्यधिक लगान से के कारण होने के कारण खेती करना छोड़ दिया। और यहाँ पर किस तरीके से जो हथकरघा उद्योग थे वो खत्म होने लगे और मशीनी व्यवस्था पर आने लगे। औद्योगिकरण का किस तरीके से शुरुआत हुआ, तो ये सब हम इसी व्यवस्था में पढ़ेंगे कि कर व्यवस्था क्या चली। तो चलो शुरू करते हैं। भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना का मूल उद्देश्य यहाँ के संसाधनों का अधिक दोहन करके उसे ब्रिटिश राज के लिए अधिक लाभप्रद बनाना था तथा भारत के ऊपर ब्रिटिश दबदबा मजबूत करना था। भारत में ब्रिटिश राज के आर्थिक प्रभाव को हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। उपनिवेशवाद के चरण, भू राजस्व व्यवस्था, भारतीय दस्तकारी का विनाश, संपत्ति का पलायन, कृषि का वाणिज्यकरण और आधुनिक उद्योगों का विकास। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि इन छह शीर्षकों के अंतर्गत ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से भारत में ब्रिटिश राज का जो आर्थिक प्रभाव था वो स्थापित हुआ। उन्होंने किस तरीके से यहाँ के आर्थिक संसाधनों पर, या कहे कि किस तरीके से जैसे सामाजिक, उन्होंने हमारे भारतीय समाज पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश की थी, उसी तरीके से किस तरीके से आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना शुरू किया और किस तरीके से फिर उनका दोहन करना शुरू किया। अगर बात करें कि उपनिवेशवाद का क्या तात्पर्य है, तो देखो, उपनिवेशवाद से तात्पर्य है कि जैसे किसी क्षेत्र जैसे भारत है या फिर क्षेत्र कह लो या किसी देश कह लो, तो वहाँ के नागरिकों पर, किसी देश के नागरिकों पर राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक नियंत्रण बनाना ही उपनिवेशवाद कहलाता है। और यह धीरे धीरे नहीं होता, यह एक बहुत दीर्घकालिक, एक लंबी प्रक्रिया होती है। वहाँ के समाज को समझने के बाद उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाना, ठीक है, ये उपनिवेशवाद कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं भारत, ऊपर किया इंडोनेशिया, मलेशिया इत्यादि। लेकिन इससे पहले हम एक वर्ड और पढ़ते हैं, समाजवाद। अब ये समाजवाद क्या था, तो देखो, समाजवाद के अंतर्गत इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। जो समाजवाद है इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या है कि किसी दूसरे देश के लोगों के आंतरिक जीवन में विदेशी राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक, इसमें सांस्कृतिक स्तर पर इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सक्रिय हस्तक्षेप करना, या कह सकते हैं कि एक देश के लोगों द्वारा दूसरे देश के लोगों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण करना साम्राज्यवाद कहलाता है। लेकिन उपनिवेशवाद क्या है, डायरेक्टली रूप से, मतलब सीधे तौर पर आप किसी देश के नागरिकों पर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नियंत्रण बनाए रखते हैं, तो उपनिवेशवाद की श्रेणी में आता है। अब उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण यहाँ से पढ़ेंगे। साम्राज्यवाद के पहले की अवस्था को विद्वानों ने उपनिवेशवाद की संज्ञा दी है। साम्राज्यवाद से पहले की अवस्था को, ठीक है, यानी कि पहले क्या था, उपनिवेशवाद, फिर साम्राज्यवाद, जिसका अभिप्राय है कि विदेशी क्षेत्र पर प्रत्यक्ष शासन द्वारा हर प्रकार का लाभ कमाना साम्राज्य शक्ति द्वारा अपने हित में चलाए गए कार्यक्रम एवं नीतियां ही उपनिवेश का शोषण का कारण बनती हैं। रजनी पामदत्त की रचना आज का भारत को सभी विद्वानों एक मत से औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का श्रेष्ठतम ग्रंथ स्वीकार किया है। इसमें मार्क्स के विचारों एवं टिप्पणियों के उद्धृत करते हुए एक सिद्धांत विकसित किया है जो अंग्रेजों को शोषक प्रवृत्ति को 3 चरणों में विभक्त करता है। क्या 3 चरण में, देखो,
वाणिज्यवाद या पूंजीवाद का चरण ये 1757 से 1813 तक रहा। फिर औद्योगिक पूंजीवाद का चरण 1813 से 1857 तक रहा। फिर वित्तीय पूंजीवाद का चरण 1858 से 1947 तक रहा। अब उपनिवेशवाद की तीनों अवस्थाएं शोषण के विभिन्न रूपों से संबंधित है। आर्थिक पक्ष से ही उपनिवेशवाद की अवस्थाओं में परिवर्तन के लिए मौलिक रूप से जिम्मेदार है। जैसे प्रथम अवस्था वाणिज्यिक पूंजीवाद। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत 1857 में हुई, जब प्लासी युद्ध में विजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर प्रभुत्व स्थापित हुआ। इस अवस्था में कंपनी ने अपने दो उद्देश्य निर्धारित किए। पहला उद्देश्य था भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार कायम करना, क्योंकि ऐसी अनुकूल परिस्थितियां बनने पर ही कंपनी भारत से न्यूनतम मूल्य पर सामान खरीद सकती थी और उसे अधिक दामों पर बेच सकती थी। कंपनी का दूसरा उद्देश्य था भारत की सत्ता पर अपना नियंत्रण स्थापित कर राजस्व पर अधिकार करना। प्लासी एवं बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों का बंगाल पर अधिकार हो गया। इस प्रकार विजित क्षेत्रों की सरकारी आय पर भी उसका अधिकार हो गया। 18वीं सदी के दौरान जो धन भारत से इंग्लैंड भेजा गया वह व्यापार वाणिज्य के जरिए नहीं अपितु भारत के शोषण के जरिए भेजा गया। व्यापार अब भारत से लूटी गई संपत्ति को भेजने का एक मुखौटा था। इस प्रकार कंपनी के दोनों लक्ष्य पूरे हो गए। कंपनी का एक लक्ष्य भारतीय हस्तशिल्प उद्योग बना, जिस पर एकाधिकारिक नियंत्रण के लिए शक्ति का इस्तेमाल किया गया। किसकी शक्ति का? ब्रिटिश यानी अंग्रेजों की। कंपनी के एजेंटों के अत्याचारों से देसी बुनकर बाजार मूल्य से कम मूल्य पर कपड़ा खरीदने को विवश हो गए, जिससे उनका अधिक शोषण हुआ। ठीक है। भारत से माल खरीदने के लिए कंपनी ने इंग्लैंड से मुद्रा मंगाना बंद कर दिया। मुगल काल या उससे पूर्व जो राजस्व वसूल किया जाता था उसे भारत में खर्च किया जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने इस स्थिति को बदल दिया और अब राजस्व यहाँ से निष्कासित होने लगा और बदले में भारत को कुछ भी नहीं मिला। मुगलों ने आमतौर पर लगान में वृद्धि नहीं की, लेकिन क्लाइव ने लगान वसूली करने का अधिकार वार्षिक नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को दिया। किसने? क्लाइव ने। जिससे किसानों का शोषण अब और भी बढ़ गया। यानी कि इनकम उतनी हो या ना हो खेतों से, क्योंकि जो पहली हमारी खेती थी तो वो किस पर थी? प्रकृति पर निर्भर थी, यानी वर्षा ऋतु पर वैसे ही निर्भर थी। तो इस समय में, पुराने समय में हमें प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज्यादा देखने को इसी कारण मिलती थी। कर्नवालिस की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसकी? कर्नवालिस की। प्रचलित लगान में आंशिक परिवर्तन का संकेत थी। इसका उपनिवेशी उद्देश्य भू राजस्व की एक निश्चित राशि का निर्धारण करना था। इस प्रकार उपनिवेशवाद के प्रथम चरण में कंपनी का एकमात्र उद्देश्य किसी तरह यहाँ के धन को लूटना था। प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार पार्सिवल स्पेयर ने टिप्पणी की, अब बंगाल में खुला तथा बेशरम लूट का काल आरंभ हुआ है। प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार के एम पन्नीकर ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी के काल को डाकू राज्य कहा है। डाकू राज्य किसने कहा है? पन्नीकर ने। अब द्वितीय चरण औद्योगिक पूंजीवाद। भारत में साम्राज्यवादी अब कौन सा है? औद्योगिक पूंजीवाद। वो हमने वाणिज्यवाद पढ़ा। तो यानी वाणिज्यवाद में इन्होंने दो उद्देश्य निर्धारित किए थे। भारत के साथ व्यापार पर अपना एकाधिकार बनाए रखेंगे, ताकि अगर कोई भी ऐसी अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं तो कंपनी भारत से न्यूनतम मूल्य पर सामान खरीद सकती है, और फिर न्यूनतम मूल्य पर उनसे सामान तो खरीदेगी भारतीयों से, लेकिन फिर उन्हें ही वो माल अधिक दामों पर बेच सकती है। और दूसरा उद्देश्य था कि भारत की सत्ता पर अपना नियंत्रण स्थापित करके राजस्व पर एक अधिकार स्थापित कर लेना। ये क्या है? अंग्रेजों की वाणिज्यवादी व्यवस्था पर आधारित था। अब इसमें सेकंड चरण में हम देखेंगे औद्योगिक पूंजीवाद। भारत में साम्राज्यवादी शोषण के इतिहास में 1813 ईस्वी का वर्ष महत्वपूर्ण माना जाता है। इस वर्ष भारत के व्यापार पर से कंपनी का अधिकार समाप्त हो गया। यहीं से क्या हो गया? 1813 के हम जब रेगुलेटिंग एक्ट के बाद हम ये पढ़ते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, तो इसमें हम देखते हैं कि जो 1813 का अधिनियम था, तो 1813 का वर्ष महत्वपूर्ण माना गया है। इस वर्ष भारत के व्यापार से कंपनी का एक अधिकार समाप्त हो गया था और यहीं से औद्योगिक पूंजीवाद द्वारा भारत के शोषण का नया अध्याय
प्रारंभ हुआ। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 1750 से 1760 के दशक में हुई। अब इंग्लैंड में काफी पूंजी जमा हो चुकी थी, जिससे आविष्कारों का बड़े पैमाने पर प्रयोग संभव हो गया। जब भारत की लूट से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, तब उसके बाद कई समस्याएं उठ खड़ी हुई। इनमें से एक समस्या थी कारखानों में बने ढेरों माल के लिए बाजार खोलने की। सस्ती लागत पर उत्पन्न यहाँ के कपड़ों को बाजारों में बिखेर दिया गया। ये कपड़े मिल में तैयार हुआ करते थे, इसलिए हाथ से बने भारतीय कपड़ों से सस्ते थे। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी कपड़ों की प्रतियोगिता में भारतीय कपड़े ठहर नहीं सके। इस तरह भारतीय वस्त्र उद्योग को जबरदस्त धक्का पहुंचा। उपनिवेशवाद की इस अवस्था का लक्ष्य भारत को ब्रिटेन के एक अधीनस्थ बाजार के रूप में विकसित करने की थी, जिससे इसकी आसानी से शोषण किया जा सके। साथ ही इसे एक ऐसे उपनिवेश की भूमिका अदा करनी थी जो ब्रिटेन की आवश्यकता अनुसार कच्चा माल उपलब्ध कराता रहे। भारत को औद्योगिक पूंजी के अनुकूल बनाने के लिए स्थानीय शिल्प उद्योगों को नष्ट कर एक कृषि प्रधान देश के रूप में परिवर्तित करना अंग्रेजों की एक निश्चित नीति का अंग था। आर्थिक क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए अंग्रेजों ने सर्वप्रथम भूमि व्यवस्था में प्रयोग करने शुरू किए। स्थायी बंदोबस्त द्वारा जमींदारों को भूमि का मालिक बनाए जाने के पीछे मुख्य लक्ष्य अपने लिए एक समर्थक वर्ग का निर्माण करना था। जहां स्थायी व्यवस्था अंग्रेजों की दूरगामी नीति का अंग थी, वहीं रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत के किसानों के अधिकतम शोषण का प्रतीक थी। ब्रिटिश नौकरशाही ने खाद्यान्नों के स्थान पर वाणिज्यिक फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए बड़े किसानों को प्रोत्साहित किया। परिणाम स्वरूप देश में अनाज की कमी तथा खाद्यान्न के मूल्यों में वृद्धि हुई। उपनिवेशवाद की इस अवस्था में भारत में तैयार माल के निर्यात के स्थान पर भारत से कच्चे माल के निर्यात में तेजी आई। दूसरी ओर इंग्लैंड से सूती कपड़ों के आयात में वृद्धि हुई। भारत से कच्चे माल के निर्यात तथा ब्रिटिश कारखानों में उत्पादित माल के आयात तथा इसके आंतरिक विक्रय के लिए देश में परिवहन साधनों के विकास की आवश्यकता थी। इस दृष्टि से सर्वाधिक क्रांतिकारी कार्य रेलवे का विकास माना गया। वस्तुतः रेलों के विकास का प्रमुख कारण भारत की प्रगति न होकर ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा तथा ब्रिटेन के उत्पादों को भारत के आंतरिक भागों तक पहुंचाना है। भारत से कच्चे माल के निर्यात हेतु परिवहन सुविधाओं का विकास था। तृतीय चरण में पूंजीवाद। ब्रिटेन में औद्योगिक विकास एवं औपनिवेशिक बाजारों के शोषण के फलस्वरूप विशाल पूंजी जमा हो गई। उद्योगपतियों की बढ़ती हुई संपत्ति से मजदूर वर्ग को संगठित होने की प्रेरणा मिली। दूसरी ओर बढ़ती हुई मजदूरों की शक्ति से पूंजीपतियों को आशंकता होना स्वाभाविक था। यूरोपीय पूंजीपतियों में यह धारणा दृढ़ हो गई कि मजदूरों की बढ़ती हुई शक्ति उनकी सौदेबाजी की क्षमता को बढ़ा सकती है और इसका प्रभाव उनके मुनाफे पर पड़ेगा। इंग्लैंड में और अधिक औद्योगिकरण का अर्थ था मजदूरों की सौदेबाजी में वृद्धि होना, क्योंकि यह वह समय था जब मार्क्स एवं एंजेल्स द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हो चुका था। अतः पूंजी को भारत में निवेश करना उचित समझा गया और इस तरह पूंजीवाद के तृतीय चरण का प्रारंभ हुआ। सरकार अपनी व्यापारिक एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रेल लाइनों का विकास आवश्यक मानती थी। भारत के विशाल बाजार पर कब्जा करने के लिए भारत में ही उद्योगों की स्थापना के महत्व से उद्योगपति परिचित थे। सस्ते श्रम की उपलब्धता ने भी भारत में वित्तीय पूंजी के प्रवेश मार्ग को सरल बनाया। भारत पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए ब्रिटेन ने पूंजी निवेश का साधन सार्वजनिक ऋण को बनाया। 1757 ईस्वी में 7 करोड़ पाउंड का ऋण छोड़ा। 1939 ईस्वी तक यह राशि 88 करोड़ 42 लाख पहुंच गई। इस पर ब्याज तथा लाभांश भारत को देना पड़ा। रेल निर्माण के क्षेत्र में वियोजित पूंजी पद्धति की विशेषता को दर्शाती है, जिसे गारंटी प्रणाली कहा गया है। अंग्रेजों ने सूती मिलों एवं इस्पात के कारखानों में पूंजी का विनियोग नहीं किया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि अपने देश के उद्योगों के साथ उनकी पूंजी प्रतियोगिता में उतरे। रेल निर्माण के बाद सर्वाधिक पूंजी चाय, कॉफी, रबर, नील आदि के बागानों के विकास में लगी। भू राजस्व व्यवस्था। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध की सफलता के बाद कंपनी को बंगाल के नवाब मीर जाफर से 24 परगने की जमींदारी प्राप्त हुई। 1760 ईस्वी में कंपनी को बंगाल के नवाब मीर कासिम से बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव के क्षेत्रों से भू राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया। 1764 में बक्सर के युद्ध में सफलता के बाद कंपनी को 1765 ईस्वी की इलाहाबाद की संधि से मुगल सम्राट आलम सेकंड से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई।
क्लाइव ने अब बंगाल में देश शासन लागू किया। यह व्यवस्था 1765 से 1772 ईस्वी के बीच चलती रही। इस दौर में अंग्रेजों ने मोहम्मद रजा खां को बंगाल का नायब दीवान नियुक्त किया और ज़्यादा से ज़्यादा भू राजस्व वसूलने का प्रयत्न किया। इस प्रारंभिक दौर के परीक्षण के बगैर नीलाम करके भू राजस्व की वसूली ठेके पर दी गई। 1769 ईस्वी में अमीलों को हटाकर रेवेन्यू सुपरवाइजर की नियुक्ति की गई। 1771 में मुर्शिदाबाद और पटना में रेवेन्यू काउंसिलिंग की तथा इसी वर्ष में कंट्रोलिंग कमेटी की स्थापना की गई। 1765 ईस्वी के बाद लगान वसूली में व्यापक भ्रष्टाचार बढ़ा, जिसका उल्लेख फर्म ईयर रिपोर्ट में मिलता है। इस समय भू राजस्व की वसूली इतनी कठोरता से की गई कि 1770 ईस्वी के अकाल वर्ष में बंगाल की 1/3 जनता की मौत के बावजूद भू राजस्व एकदम ठीक जमा हुआ। 1772 में अंग्रेजों ने तय किया कि वे खुद दीवान का कार्य करेंगे। अब भू राजस्व जमा करने का केंद्रीय खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया गया। 1772 ईस्वी में पंचसाला बंदोबस्त शुरू हुआ। इसके अंतर्गत उच्चतम बोली लगाने वाले को लगान वसूली का अधिकार दिया गया। इससे दूरवासी जमींदारों का आगमन हुआ। पंचसाला बंदोबस्त खत्म होने पर 1777 ईस्वी में सालाना बंदोबस्त शुरू हुआ। भू राजस्व नीति को कैसे धारदार बनाया जाए, इसके लिए 1786 में रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की गई। कब की गई? 1786 में एक नया दौर शुरू हुआ, जिसकी समाप्ति अब 1793 में स्थायी बंदोबस्त के साथ होती है। स्थायी बंदोबस्त या नेक्स्ट हमारा 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी को बंगाल में स्थायी भूमि प्रबंध कराने की सलाह दी। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया और इसी ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। लगान व्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जमींदारों को कर संग्रहकर्ता माना जाए या भूमि का स्वामी। इस विषय पर सर जॉन शोर तथा जेम्स ग्रांट के विचार सर जॉन शोर और सर जेम्स ग्रांट के विचार एक दूसरे के विरोधी थे। सर जॉन शोर जमींदारों को भूमि का स्वामी मान दे। सर जॉन शोर जमींदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार करते थे और उसके अनुसार ही लगान देने के वास्तविक अधिकारी थे। ग्रांट का विचार था कि समस्त भूमि सरकार की है, ठीक है, तथा जमींदार इसके कर संग्रहकर्ता थे से अधिक नहीं है। सरकार इन्हें अपनी इच्छा से हटा भी सकती है और कॉर्नवालिस शोर के विचारों से सहमत था, लेकिन शोर का यह विचार भी था कि चूंकि भू संपत्ति का सर्वेक्षण तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण नहीं हुआ था, इसलिए यह व्यवस्था 10 वर्ष तक की होनी चाहिए, किंतु कॉर्नवालिस दीर्घकालीन व्यवस्था के पक्ष में था। कॉर्नवालिस ने वार्षिक लगान के स्थान पर 1790 ईस्वी में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की और घोषणा की कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर इसी व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान कर दिया जाएगा। डायरेक्टरों की स्वीकृति मिलने के बाद 22 मार्च 1793 को 10 वर्षीय प्रबंध स्थायी कर दिया गया। भू राजस्व को यही व्यवस्था इस्तेमाली बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानी जाती है, ठीक है। 10 वर्षीय व्यवस्था को किया गया था। इस व्यवस्था में भू राजस्व सदैव के लिए निर्धारित कर दिया गया, जो जमींदारों को प्रतिवर्ष जमा करना पड़ता था। इस व्यवस्था में लगान का 10/11 भाग सरकार तथा 1/11 भाग जमींदारों का निश्चित किया गया। जमींदारों को इससे सर्वाधिक लाभ हुआ क्योंकि भूमि पर उनका वास्तविक अधिकार स्वीकार कर लिया गया एवं भू स्वामित्व परंपरागत हो गया। कॉर्नवालिस ने एक अध्याय द्वारा यह भी घोषित कर दिया कि एक जमींदार की मृत्यु के पश्चात उसकी भूमि उसके उत्तराधिकारियों में चल संपत्ति की भांति विभाज्य होगी। 1794 में एक कानून बना जिसे सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है। कब? 1794 में। इसके द्वारा यह घोषित किया गया कि यदि पूर्व निर्धारित तिथि के सूर्यास्त तक सरकार को लगान नहीं दिया गया तो जमींदारी क्या हो जाएगी? अब नीलाम हो जाएगी। तो कितने कठोर कानून थे। भू राजस्व 3,75,00,000 रुपये वार्षिक निश्चित किया गया, जबकि किसानों से जमींदार लगभग 13 करोड़ रुपए वसूल करते थे। कृषकों के परिश्रम से जमींदार की समृद्धि बढ़ी। परिणाम स्वरूप उप जमींदारी प्रणाली का जन्म हुआ, जिसे स्वाभाविक रूप से किसानों के अतिरिक्त शोषण को जन्म दिया। स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा। देखो स्थायी बंदोबस्त कहाँ कहाँ था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गाजीपुर क्षेत्र में। ये स्टेट ये आ जाता है क्वेश्चन, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं फिर। तो ये कहाँ था? बिल्कुल रट लेना। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और गाजीपुर क्षेत्र तथा उत्तरी कर्नाटक क्षेत्रों में लागू किया गया था। और ये ब्रिटिश भारत का कितने प्रतिशत था? 19% क्षेत्र में आता था, ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए
लगान समझौते को रैयतवाड़ी कहा गया। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में लागू की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमियां, इस प्रकार भारत के सबसे अधिक भूभाग पर यह व्यवस्था लागू की गई। कर्नल रीड और मुनरो नामक 2 पदाधिकारियों को 1792 ईस्वी में मद्रास क्षेत्र के नए जीते गए इलाकों में प्रशासन संभालने के लिए भेजा गया। उन्होंने जमींदारों से लगान वसूलने के बजाय गांव के किसानों से लगान वसूला। 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था 12 महाल जिलों में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई। मुनरो इसका कट्टर समर्थक था। भू राजस्व संबंधी आरंभिक प्रयोगों के बाद 1820 ईस्वी में यह व्यवस्था मद्रास में लागू की गई और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1825 में यह व्यवस्था बम्बई में लागू की गई। 1858 ईस्वी तक संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू हो गई। इस व्यवस्था की मुख्य विशेषता निम्नलिखित थी। सरकार एवं किसानों के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया, जिससे वे भूमि का विक्रय कर सकते थे एवं गिरवी रख सकते थे। लगान की अदायगी न होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी। लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनर्समीक्षा की जाएगी। इस व्यवस्था में किसानों को उपज का 1/2 भाग राजस्व के रूप में देना था। अब है महलवाड़ी व्यवस्था। महल सबसे तात्पर्य जागीर अथवा गांव। इस पद्धति में राजस्व व्यवस्था प्रत्येक महाल के साथ स्थापित की गई, कृषक के साथ नहीं। ग्राम अथवा महाल पर आधारित भूमि व्यवस्था के साथ रैयतवाड़ी बंदोबस्त की कुछ नीतियों को मिलाकर यह व्यवस्था लागू की। इस पद्धति के जन्मदाता होल्ट मैकेंजी हुए। 1819 के अपने प्रतिवेदनों में इन्होंने महलवाड़ी या भूमि व्यवस्था का सूत्रपात किया। 1822 ईस्वी में यह व्यवस्था कानूनी हुई। 1833 में मार्टिन बट तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आई। 1837 में कृषि का खर्च निकालकर 2/3 हिस्सा कर वसूलना करना तय किया गया। 1855 में यह उपज का 1/2 कर दिया गया। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया गया। यह भूमि योजना मार्टिन बर्ड के निर्देशन में तैयार की गई थी। इन्हें उत्तर भारत की भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है। इस व्यवस्था में सरकार ने कृषकों से सीधा संपर्क नहीं किया, बल्कि गांव या जागीरों के मुखिया या लंबरदार को कर वसूली का आधार बनाया। किंतु सरकार ने कृषक को भूमि बेचने अथवा उसकी जमानत पर ऋण लेने के अधिकार प्रदान कर दिए। इस व्यवस्था के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब प्रांत आते हैं, जो ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग का 30% था। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे दस्तकारी उद्योगों का विनाश कैसे कैसे हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।